हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मनशु अग्निहोत्री। तो लास्ट चैप्टर हमारा जो था वो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका हमने एक चैप्टर यानी कि सॉरी नॉट एक चैप्टर, एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसी चैप्टर का आता है लेक्चर नंबर 2, जो कि स्टार्ट होगा हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट से। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पहले बात तो ये पढ़ा था कि यार केमिस्ट्री कहां से डेवलप हुई, केमिस्ट्री की क्या क्या ब्रांचेस थी। देन उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भाई मैटर क्या होता है, मैटर किससे मिलकर बनता है। फिर हमें पता चला कि यार एटम क्या है, फिर एटम के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी पढ़ लिया था। तो हमें फाइनली जो डेटा मिला था वो ये था कि यार अगर हम देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल है ना। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, कितना था 1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 केजी न्यूट्रॉन का मास। और अगर आप प्रोटॉन के मास की बात करोगे तो 1.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 केजी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन यहां तक तो वैल्यू सेम है, यहां तक वैल्यू सेम है। बस इसके बाद इधर 5 आ रहा है 2 डिजिट के बाद, और इसके बाद इधर 3 आ रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ज्यादा बड़ा चेंज हो जाता है ना। आप कहां देख रहे हो, आप कैलकुलेशन में देख रहे हो तो ठीक है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैल्यू बढ़ी। फिलहाल के लिए हम अभी फिलहाल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ये ज्यादा है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास से ज्यादा, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानते हैं। बट अगर आप प्रोटॉन के मास को प्लस न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दो तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा निकल जाती है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इतनी ज्यादा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब आप इसे नेग्लेक्ट करके चल सकते हो, इतना ज्यादा हो जाता है ये मास। मैंने आपको बताया था कि अकेले प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1800 गुना ज्यादा होता है। तो अगर आप इन दोनों मासेस को जोड़ देते हो जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है ना। मैं एक बार जरा से माइक को पीछे लगा लेता हूँ। हाँ, तो इससे हमें क्या समझ में आया था, तो यार इससे हमें ये समझ में आया था कि अगर मैंने आपको साइज के बारे में बताया था कि अगर एटम की साइज की बात करें तो एटम का साइज कितना होता है 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर, दैट इज वन एंगस्ट्रॉम। और न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू दी पावर माइनस का 15 मीटर। तो अगर आप जस्ट एज्यूम करके चलो, जस्ट एज्यूम कि इतना बड़ा एटम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जस्ट फॉर एज्यूम इमेजिनेशन कि अगर इतना बड़ा एटम है तो उसके बीच में एक पॉइंट आप रख दो पेन से, उसका भी शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, उसका भी थोड़ा कम ही कर दो। इतना बड़ा न्यूक्लियस है और पूरे एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे। ठीक है ना। यानी कि 99% एटम जो होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है, यानी कि खाली होता है। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो चलते हैं आगे। अब देखो ऐसा है, अगर मैं आपको बोलूं कि आगे कहानी क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना। तो मैं हेडिंग डाला हूं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। कि यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब यहां से हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है ना। कि किसी भी एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसका मैंने एक्स सिंबल मान लिया। अब इसमें क्या होगा, यहां पे आप लिखोगे नीचे जेड। जेड क्या होता है बेटा, जेड होता है एटॉमिक, एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। और यहां पे आप लिखोगे ए। ए क्या होता है, ए होता है हमारे पास मास नंबर। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मास नंबर, तो सिंपल सी बात है, मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना। और ध्यान रखना, फॉर एनी न्यूट्रल एटम, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं किसी न्यूट्रल एटम के लिए, फॉर एनी न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो उतने ही हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि सोडियम का एक एटम हमारे पास है, तो यू नो वेरी वेल सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि सोडियम के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितने हैं, 11 है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर सोडियम पे कोई चार्ज नहीं, अगर ये न्यूट्रल एटम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मास नंबर का मतलब क्या है, मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और किसी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट। ठीक है ना। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालू इसी फॉर्मूले से, है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो देखो मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस का प्रोटॉन। यानी कि आप क्या लिखोगे इसे, आप लिखोगे मास नंबर, मास नंबर माइनस का नंबर ऑफ
नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। अब इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ये रहा फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा एक और बात भी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप निकालोगे तो आप ऐसे निकालोगे, ऐसे लिखोगे, मास नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ए, और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बोलते हैं, जेड, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला ए माइनस का जेड। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। और ये मैंने पता नहीं पी नॉट क्यों लिख दिया, पी नॉट नहीं पी होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर माइनस का नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का ही एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है ना। अब सोडियम का मास नंबर हमें पता कितना होता है, 23 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो फॉर्मूला क्या है, मास नंबर, मास नंबर कितना होता है 23 माइनस का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11, कितना बचा बेटा 23 में से 11 गया कितना बचा 12, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा 11 12 को जोड़ोगे तभी तो 23 आएगा। तो प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं 11, इसमें जब 11 में 12 जोड़ दोगे तभी तो 23 आएगा। तो यही है, तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। देखो अब इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि अब हमें क्या करना है, तो देखो यार अब हमें पढ़ना है आयंस के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या आती है, आयंस। अब आयंस क्या होते हैं, तो आपको पता है कि जो हमारे पास चार्ज स्पीसीज होती हैं, है ना, जो चार्ज स्पीसीज है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आयन बोलते हैं। और आयन कितने टाइप के होते हैं, तो आपको अगर सर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनायन और एक होते हैं कैटायन। तो एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास एनायन, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास कैटायन। तो एनायन और कैटायन दो टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं, ठीक है। अब एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बताओ। मान लो कोई न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम से पहली बात एक चीज समझो फिर से ध्यान से, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो अगर ये मान लो एटम है, इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यानी कि किसी भी एटम से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाला या डाला नहीं जा सकता, लेकिन उससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या उसमें वापस से डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर। मैंने बताया था एटम दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तुम्हारे पास इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक तुम्हारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं कलेक्टिवली। और इधर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ही आप एटम से निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन को ही डाल सकते हो, ठीक है ना। हम लोग न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि अगर हमें कैटायन का फॉर्मेशन करना है, तो कैटायन कैसे बनेगा, देखो जैसे सपोज कोई न्यूट्रल एटम था हमारे पास, सपोज एम था, है ना, कोई एलिमेंट एम है। अगर हमें इसका कैटायन बनाना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, इससे एन इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना। तो जैसे आपने, या फिर एक काम करो, इससे एक्स इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मैंने एक्स मान लिया, एक्स इलेक्ट्रॉन निकाल लो, क्या बना लेगा ये बना लेगा एम एक्स पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, आप इसे लिखते हो 2,8,1। तो जैसे ही आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर आपको कैटायन बनाना है तो कैटायन कैसे बना सकते हो, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करता हूं एक बार, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं कैटायंस कैसे बनते हैं, तो मैं लिख देता हूं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस करा तो कैटायन बन जाएगा। ऐसे एनायन कैसे बनेंगे, तो पहले कोई एलिमेंट था कितना m, अब आपने क्या करा, उसमें x इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दिए, है ना। अभी क्या था, x इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, x का मतलब कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 1 2 जितना भी है। और यहां पे क्या करा तुमने, x इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेप्ट करा दिए। तो अगर मेटल m में x इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट कराते हो तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा m x माइनस। आई बात समझ में कि नहीं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल यहां भी लाइन खींच देता हूं और यहां भी, इसी से स्टार्ट करते हैं। ये न्यूट्रल एटम है और ये चार्ज एटम है। अगर फॉर न्यूट्रल एटम मैं आपसे पूछूं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर, फिर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखना, न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, पीछे जरा पन्ना पलटना। देखो अभी मैंने आपको क्या लिखवाया कि एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, Z से, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है न्यूट्रल एटम का, तो आपको कहोगे सर Z है, ठीक है। और आपको पता है किसी भी न्यूट्रल एटम का Z एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर होता क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर Z इसका एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके अंदर, Z ही होंगे। अच्छा अभी क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितने इसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, Z। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, Z। एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो गया, Z। न्यूट्रल एटम है क्योंकि, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, Z। न्यूट्रॉन कितने होंगे बताओ, न्यूट्रॉन क्या इसमें कम होंगे कि ज्यादा होंगे। तो आप कहोगे कि सर देखो अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो कैसे होंगे, कैसे निकालते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, a माइनस का z, कैसे पीछे फॉर्मूला लिखवाया था ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलवाने का फॉर्मूला क्या, a माइनस का z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने रहेंगे, जो भी इसका मास नंबर है उसमें से इसके प्रोटॉन माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। अब आते हैं उधर वाले पे, अब यहाँ बन चुका है आयन। अगर आयन बना है तो आयन किसके लॉस से बना है, कैटायन जो बना किसके, इलेक्ट्रॉन के लॉस से। क्या प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा,
क्या न्यूट्रॉन में कोई चेंज आएगा? क्या इसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा? नहीं। चेंज सिर्फ किसमें आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। भले ही ये कैटायन है, बट कैटायन बना कब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना ना। प्रोटॉन में कोई लॉस नहीं हुआ, न्यूट्रॉन में कोई लॉस नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर में कोई लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब लॉस किसमें हुआ? सिर्फ इलेक्ट्रॉन में। यानी कि एटॉमिक नंबर इसका कितना रहेगा? Z। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा बेटा? Z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले Z था, Z में से तुमने x इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या ये Z माइनस का x बचेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। पहला इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन कितने थे? Z। Z इलेक्ट्रॉन में से तुमने x इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो Z माइनस का x। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने रहेंगे बेटा? A माइनस Z ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई होप तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ऐसे ही अब आओ बात करते हैं एनायन की। एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले मैं अगर बात करूं एटॉमिक नंबर की, ठीक है ना, फिर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, फिर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एंड लास्टली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? Z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? A माइनस का Z। क्या ये मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है? अगर न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर Z होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर ही बोलते हैं, तो ये भी Z होगा। और न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, तो ये भी Z होगा। न्यूट्रॉन कैसे होगा? A माइनस Z। अब आ जाओ, बन गया एनायन। एनायन के केस में एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा? Z। अब Z में तुमने x इलेक्ट्रॉन और मिला दिए, यानी कि Z प्लस x हो गया कि नहीं। इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? तुम्हारे पास Z इलेक्ट्रॉन थे। अब Z इलेक्ट्रॉन में एनायन का बनता बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Z हमारे पास पहले था, हमने उसमें x इलेक्ट्रॉन मिला दिया, कितना बन जाएगा? Z प्लस x। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कोई चेंज आएगा? आंसर इज नहीं आएगा, यानी कि A माइनस का Z। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे जल्दी से नोट करो। दिस इज हाउ वी मेक अपने क्या, अपने नंबर जो आयंस होते हैं, है ना, इस तरीके से हमारे पास आयंस का फॉर्मेशन होता है, एनायन का और कैटायन का। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है, बहुत तेजी में। चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चंस क्या है? यू हैव जस्ट सिंपली सॉल्व और कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेशन करनी है ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। पहली बात तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला कैसे जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा Z माइनस का चार्ज। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Z माइनस का चार्ज। सिंपल ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब नाउ यू नो कि हमारे पास चार्ज दो टाइप के हैं, या तो हमारे पास क्या होगा? कैटायन होगा, और या तो हमारे पास क्या होगा? एनायन होगा। तो या तो कैटायनिक होगा या एनायनिक होगा। कैटायन कैसे निकालोगे? कैटायन का कैसे निकालेंगे? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Z माइनस का चार्ज। Z और चार्ज कैटायन में कैसा होता है? प्लस, तो Z प्लस x। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा? Z माइनस x, राइट। अच्छा, एनायन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप इसे क्या लिखोगे? Z माइनस माइनस का x। तो ये फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास? Z प्लस का x। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये कहानी है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह दो एनायन और कैटायन का चार्ज निकालने की। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिक दे दूं, जैसे मैं बोलूं कि यार एक काम करो, O2 माइनस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना, N3 माइनस का निकालो, और ये बी हो गया। सी में अगर मैं आपको बोल दूं Al3 प्लस का करो, तो इसके लिए तो तुम्हें फॉर्मूले की नीड भी नहीं है। अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर आता है, तुम्हें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और 8 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 10। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है? ऐड। प्लस का मतलब उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो जितना उसके ऊपर चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो अगर फॉर्मूले के थ्रू जाए तो फॉर्मूला था Z माइनस का चार्ज। चार्ज कितना है? माइनस का 2। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? अभी मैंने क्या लिखा? 8। Z का मतलब एटॉमिक नंबर हुआ ना, तो हो गया 8 और माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 माइनस माइनस का 3 कितना हो जाएगा बेटा? 10। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 13। 13 माइनस प्लस का 3, जैसा चार्ज है वैसा रख लो, तो 10 3 13 में से 3 का कितना बचा? 10। अब अगर मैं आपको बोलूं, ये तो सिंपल थे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक काम करो, आप SO4 2 माइनस से इसका निकाल के दिखाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे Z माइनस का चार्ज। फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, क्या? Z माइनस का चार्ज। ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पे Z तो अलग लगाएगा ना, क्योंकि यहां पे एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे Z ऑफ सल्फर प्लस Z ऑफ ऑक्सीजन इनटू में 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, और माइनस का चार्ज, माइनस का चार्ज, ये रहेगा फॉर्मूला। अब आओ जरा लिखते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 16, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का चार्ज, और चार्ज कितना इसके ऊपर? माइनस का 2। अब आओ इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 16, ठीक है, और 8 चक्कू 32, और प्लस का 2, ठीक है, तो कितना हो गया? 16 और 2 हो गया 18, और प्लस का 32, 8 2 10, और 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आ गया? 52। हाँ सही तो है।
देखो नहीं सॉरी 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 50 आ गया ना, 50 आ गया कि 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 30 50, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जरा सॉल्व करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको NO3 माइनस में निकालना है ना, या फिर ई के बाद आप F देख लो, अगर आपको C2O4 2 माइनस का निकालना है, या सपोज आप और देख लो कि भाई फॉर एग्जांपल Cr2O7 2 माइनस इसका निकालना है, ठीक है ना। तो इसके आप लोग होमवर्क है ये आपका, या आप इसमें प्रैक्टिस करो और बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, ठीक है। आपको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का। जल्दी से आप लोग इसे सॉल्व करो, ठीक है, और बताना क्या आंसर आपका आया, ठीक। चलो फिलहाल अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एटॉमिक मास या फिर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो मैं पहले लिखता हूं एटॉमिक मास। तो बताओ यार एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक बैग है, ठीक है ना, एक बैग के अंदर 3 कलर की बॉल है, एक बैग है जिसके अंदर 3 कलर की बॉल है, एक रेड कलर की बॉल है, एक ब्लैक कलर की बॉल है और एक व्हाइट कलर की बॉल है, एक बैग है। अब जो रेड कलर की बॉल है वो 3 है, ब्लैक कलर की बॉल 4 है और व्हाइट कलर की बॉल सपोज 2 है। रेड कलर की सारी बॉल आइडेंटिकल है, वेट है 2 ग्राम, ये भी सारी आइडेंटिकल है, वेट है 3 ग्राम, ये भी सारी आइडेंटिकल है, वेट है 4 ग्राम। अब सुनो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक बैग है, झूला है, एक बैग है जिसके अंदर ये सारी गेंदें पड़ी हुई हैं, अगर आपको उस बैग का मास निकालना है, और बैग का मास आप नेग्लिजिबल मान के चलो कि बैग का अपना कोई मास नहीं है, जितना मास है इन बॉल का ही होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, हमें आप बता दो लाल वाली बॉल कितनी है और एक बॉल का मास कितना है। तो हम कहेंगे कि देखो लाल वाली बॉल है 3 और एक लाल वाली बॉल का मास है 2 ग्राम, प्लस आप कहोगे सर ब्लैक वाली बॉल कितनी, हम कहेंगे 4, उसका मास कितना है सर 3, ठीक है, प्लस आप कहोगे व्हाइट वाली बॉल कितनी है 2 और उसका मास कितना 4। और इन्हें आप क्या करो जोड़ो, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, है ना, 12 8 20, 20 हो कितना हो गया 26। तो ऐसे ही तो आप मास निकालोगे कि अगर एक झोले का हमें मास निकालना है तो उसमें जितनी रेड बॉल है प्लस रेड बॉल का मास, मतलब नॉट प्लस, जितनी रेड बॉल है इनटू में रेड बॉल का मास, प्लस व्हाइट बॉल जितनी इनटू में व्हाइट बॉल का मास, प्लस ब्लैक बॉल जितनी इनटू में ब्लैक बॉल का मास। ऐसे तो निकालोगे पूरे, आप क्या करोगे, सब आंसर आ गया अपना 26 ग्राम, यानी कि पूरे झोले का मास कितना 26 आ गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे सर एटम, अच्छा ठीक है, आप कहोगे सर एक बार बताओ एटम में है क्या क्या। तो देखो जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, जिसे हम लोग इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, इसके अंदर कौन है, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। हमें नहीं पता कितने हैं, हमें ये पता है, ठीक है ना, क्योंकि हर अलग अलग एटम में अलग अलग होगा ऑब्वियसली। और ये जो बाहर बेटा है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बट ये भी हमें नहीं पता कितने हैं। तो एक बात बताओ, किसी न्यूट्रल एटम के लिए हमें अभी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं ना कि प्रोटॉन के नंबर को हम क्या एज्यूम कर लेंगे z। अगर न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या हो जाएगा z, और न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा बड़ा a माइनस जेड, अभी हमने पीछे लिखवाया था ना, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट में। तो अगर मैं तुमसे बोलूं इस एटम का मास बताओ, तो तुम कहोगे सर एटम का मास डिपेंड करता है उसके अंदर कौन कौन पार्टिकल प्रेजेंट है। तो उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप कहोगे सर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इनटू में इलेक्ट्रॉन का मास, आप कहोगे सर प्रोटॉन बताओ कितने इनटू में प्रोटॉन का मास, आप कहोगे सर बताओ न्यूट्रॉन कितने इनटू में न्यूट्रॉन का मास, तीनों को जोड़ देंगे। जैसे ही तीनों को जोड़ोगे एक पूरे एटम का मास आ जाएगा कि नहीं, तो वही काम अपने को करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है एटॉमिक मास की, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक एटम का चलो मास निकालते हैं, है ना, तो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं मास ऑफ वन एटम, ठीक, मास ऑफ वन एटम। तो आप कहोगे सर ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मानते हैं हम लोग जेड न्यूट्रल एटम के लिए। फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसके अंदर फिर मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना जेड। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, सॉरी ए माइनस का जेड, है ना। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो एक बार पीछे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे लिखवाया था ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस का जेड, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ गया जेड, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है जेड, और न्यूट्रल एटम के लिए मैंने क्या लिखवा है, न्यूट्रल एटम के लिए जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जेड। अब देखो, तो अगर मैं एक एटम का मास निकालना है तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उनका मास प्लस जितने प्रोटॉन है उनका मास प्लस जितने न्यूट्रॉन उनका मास, तीनों को ऐड कर देंगे मास निकल के आ जाएगा। अब जरा समझो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप पढ़ चुके हो 9.1 इनटू में 10 टू, एक काम करते हैं ग्राम में ले लेते हैं, तो 31 होता है इसका केजी में, तो ग्राम में कितना हो जाएगा 28 ग्राम, ठीक है ना, इनटू में जेड, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67, पूरी वैल्यू ना लेके 1.67 मान के चलते हैं, ठीक है ना, इनटू में 10 टू दी पावर माइनस का 27 होता है केजी में, तो 24 ग्राम हो जाएगा इनटू में जेड। न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम इनटू में ए माइनस का जेड, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप
प्रोटॉन के मास को न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दो तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से। इतनी बड़ी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? याद करो, है ना, मैंने कहा था एक एटम का मास किस पे डिपेंड है? सिर्फ न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने बताया था अकेला प्रोटॉन का मास, इतनी वैल्यू को जरा देखो और इस वैल्यू को देखो, ये -28 है, ये -24 है। बड़ी वैल्यू कौन सी? ये वाली। कितनी बड़ी? 4 जीरो। 4 जीरो मतलब समझते हो? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 और एक 4। भैया जरा देखना, इन्हें कंपेयर करके देखना, क्या इन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं? ये 10 है, 10,000 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अकेला प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1800 गुना ज्यादा होता है। अकेला तकरीबन तकरीबन 1800 गुना। अकेले प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा? 1800 गुना। तो अगर तुमने प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जोड़ दिया तो ये वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर मैं यहां पे दिखाऊं कितनी बड़ी, अगर हमने इन्हें क्या करा, आपस में जोड़ दिया, तो ये वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, लिखा था मैंने आपको। इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि इनके कंपेयर में ये वैल्यू कैसी होगी? नेग्लिजिबल। इधर क्या बचा अपने पास? इधर आया अपने पास 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम इंटू में जेड प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करते हैं, एक बार इससे करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम इंटू में ए एंड माइनस का 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम इंटू में जेड। अब जरा ध्यान से देखो यार, अगर आप इस वाली वैल्यू को देखो तो ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। बचा क्या अपने पास? अपने पास बचा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम इंटू में ए। यही बेटा है एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास। ठीक है ना। अब केमिस्ट अपने एनसीईआरटी की किताब के अंदर इसी वैल्यू को थोड़ा और सही तरीके से लिखा गया है, पूरा सॉल्व करके, कि आता है अप्रोक्सीमेटली 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम इंटू है। इतना क्यों लेते हैं अभी तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है एक एटम का मास, की एक एटम का मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम। ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा भी रखा था कि एक एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो एक एटम का मास कितना सिंपल सा ये। अब देखो एक चीज समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज, अगर इतना पहले नोट कर लो, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ऑल दो ये अलग टॉपिक है बट एक बार मैं समझाता हूं, इसे नोट करो। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि यार सोडियम का मास कितना होता है, तो तुम कहोगे सर सोडियम का मास मतलब सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है? तुम कहोगे सर ये होता है 23, 23। बट 23 क्या? 23 क्या भाई? 23 ग्राम, किलोग्राम या क्या? तो तुम कहोगे सर नहीं, ना तो ग्राम ना तो किलोग्राम, 23 एएमयू। क्या बेटा? 23 एएमयू। एंड व्हाट इज एएमयू? तो एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास, मास यूनिट। ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। देखो जब हम लोग एटम का मास निकाल रहे थे तब हमें पता थोड़े ना था कि ग्राम में आएगा, मिली कैसा कैसा किलोग्राम में आएगा, क्या हमें पता ही नहीं था। तो हमने उसे एमयू बोला, एटॉमिक मास यूनिट। बाद में इसी एटॉमिक मास यूनिट को हम यू बोलने लगे, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। समझ गए? फिलहाल अभी हम बात करते हैं सिर्फ किसकी किसकी, एएमयू की बात करते हैं। तो एएमयू का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर तुमसे कोई कहता है कि सोडियम का एक एटम का मास बताओ तो तुम कहोगे सर सोडियम के एक एटम का मास होता है एएमयू, है ना। कितना एएमयू? 23 एएमयू। अगर मैं तुमसे कहूं कार्बन के एक एटम का मास बताओ, अब तुम कार्बन के एक एटम का मास कितना बताओगे? 12 एएमयू, एएमयू। नाउ व्हाट इज एएमयू? अब ये एएमयू क्या है? तो मैंने वैसे तो नाम इसका लिख दिया एटॉमिक मास यूनिट, बट एक्चुअल में 1 एएमयू किसके बराबर होता है और 1 एएमयू कहां से निकाला गया? तो देखो यार, जब हम लोग एटम के मासेस को कंपेयर कर रहे थे तो हमें एक आइसोटोप मिला, किसका? कार्बन 12 का। हमने क्या करा, हमने कार्बन 12 के जो मास था उसे हमने 1/12 ऑफ कार्बन एटम कर दिया। उससे क्या हुआ, हमें एक रिलेटिव एटॉमिक मास मिला। ठीक है, सो दैट हम और ज्यादा एलिमेंट को कंपेयर करके उसका एटॉमिक मास निकाल पाए। तो 1 एएमयू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/12 इनटू में मास ऑफ 1 कार्बन 12, है ना, इनटू में मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं आपको 1 एएमयू कितना हो जाएगा? 1/12 इनटू में कार्बन एटम का एक मास कितना, कार्बन के एक एटम का मास ग्राम में कितना होता है? ये होता है 1.99 इनटू में 10 टू दी पावर माइनस का 23 ग्राम। और जब बेटा आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू पता कितनी आएगी? 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। और आप कहोगे अरे ये तो देखेला देखेला लगता है ना, ये नंबर तो अभी देखेला देखेला लग रहा है कि नहीं? इधर आओ जरा, इधर चेक करना। 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1 एएमयू। इसका मतलब इसीलिए हम लोगों ने या एनसीईआरटी ने क्या करा, हमारा जो नंबर आ रहा था 1.67 इंटू 10 माइनस का 24 उसे इतना कर दिया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू 1 एएमयू की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि सोडियम के एक एटम का मास बताओ, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे क्या बताओ, मास ऑफ
वन सोडियम एटम है, मास ऑफ वन सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का मास बताओ, तो आप कहोगे कितना, 23 AMU। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं यार ग्राम में बताओ, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे अच्छा ग्राम में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, AMU की वैल्यू पुट कर दो। AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको नंबर मिलेगा वही मास होगा सोडियम का ग्राम में। लेकिन कितने सोडियम का, एक सोडियम के एटम का। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो अगर आपको सोडियम के एक एटम का मास निकालना है तो इतना आ जाएगा। अच्छा, जैसे कार्बन का हमने यहाँ पे देखो लिखा ना, सोडियम के एक कार्बन एटम का मास ग्राम में, ये कैसे निकाला होगा, तो अगर कार्बन के एक सोडियम एटम का मास ग्राम में निकालना है तो आपने बोला होगा सर कार्बन के एक कार्बन के एक एटम का मास तो 12 AMU होता है। कितना होता है, 12 इंटू में वो AMU, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ 12 AMU। तो मैंने कहा कि यार 12 AMU में नहीं चाहिए मुझे, ग्राम में चाहिए। तो तुमने कहा होगा अच्छा वो ग्राम में चाहिए, 12 इंटू 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। इसे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा, 1.99 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 23 ग्राम। ये कहानी है। ठीक है, तो अगर कार्बन के एक एटम का मास पूछा जाए तो 12 AMU, ठीक है ना, बट एक एटम का मास ग्राम में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, AMU की जो वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। AMU कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। ये थी कहानी पूरे आज के लेक्चर की। एक बार आप इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो एंड आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। जो हम लोग मास नंबर पढ़ते हैं, जैसे हमने बोला कार्बन का एक एटम का मास, तो आपको 12 12 नहीं, 12 तो एमयू में है ना। तो अगर आप कह रहे हो कि सोडियम के एक एटम का मास 12 है तो 12 एमयू है। अगर मैं आपसे बोलूं नहीं ग्राम में बताओ, तो आपको 1 एमयू की वैल्यू से उस 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये रहा 12 और ये रहा 1 एमयू की वैल्यू। अगर मैं बोलूं सोडियम के एक एटम का मास, तो आप कहोगे सर 23 एमयू। 23 एमयू, तो ये बात बिल्कुल सही है, बट मैं कहूँ नहीं यार हमें एमयू में आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ग्राम में। तो तुम क्या करोगे, इस एमयू की मतलब इस 23 की 1 एमयू से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अब चलते हैं अपने लेक्चर नंबर नेक्स्ट, यानी कि अब आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।